एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से। अक्सर हमने ये देखा कि वालिदैन जो हैं वो फ़िक्रमंद नज़र आते हैं कि जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो वैक्सीन जो उनकी करवानी है ये हम सरकारी हॉस्पिटल से करवाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएं, क्योंकि एक चार्ट होता है पूरा महक, कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल। और इस चार्ट के अंदर बाकायदा ये मेंशन होता है कि इस एज से इस एज तक आपने ये वैक्सीन करवानी है, लेकिन अक्सर वो वैक्सीन जो है मिस भी हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि जब ये मिस हो गई हैं तो अब क्या एज गुजरने के बाद हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और वैक्सीनेशन जो है दोनों अस्पतालों से अगर कोई करवाना चाह रहा है, लाइक कोई प्राइवेट जाना चाह रहा है, कोई गवर्नमेंट जाना चाह रहा है, तो जितने भी हमें कैमरे के उस पर बैठे लोग देख रहे हैं इस वक्त नाश्ते की टेबल पर, तो उन्हें ये यकीनन इस चीज़ में मुश्किल होती होगी कि प्राइवेट या फिर सरकारी जो इदारे हैं, अस्पताल हैं, उसमें फ़र्क क्या है। और किसी भी वैक्सीन को अगर, जैसे कि फराज आपने भी कहा कि मुद्दत गुजर गई है, तो कितने रोज़ के बाद आप लगवा सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल, और यकीनन ये वो सवाल है जो कि पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने राब्ता किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट आतिका शेर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आतिका, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये जो हम बच्चों की बात करें ना, बच्चे वालिदैन को बहुत परेशान करते हैं। वैक्सीनेशन अभी बिल्कुल स्टार्टिंग का मरहला है और इसी में वालिदैन जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि सरकारी अस्पतालों का इंतखाब किया जाए या प्राइवेट अस्पतालों का। कि मैं चाहूँगी कि जो वालिदैन हमें देख रहे हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा इसमें फ़र्क बताएं कि पैदाइशी वैक्सीन अगर हम सरकारी अस्पताल से लगवा रहे हैं क्या डिफरेंस है, अगर हम प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं क्या डिफरेंस है? जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने फोरम पे बुला के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने का मौका दिया। दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत सारी कंफ्यूजन्स बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें फ्रॉम द बर्थ, क्योंकि थोड़ी सी बात लंबी लगेगी, जब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब भी बच्चा अस्पताल में पैदा होता है, उसको जो पहली वैक्सीनेशन विद इन फर्स्ट 24 आवर्स या इवन 48 आवर्स अगर किसी वजह से डिले हो भी रही है, तो वो जो वैक्सीन लगती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दी जाती है। तो जो पहली वैक्सीनेशन BCG की है, वो वैक्सीन चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे या वो गवर्नमेंट सेटअप में, इट इज सेम। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो वैक्सीनेशन का टाइम आता है वो 6ठे हफ्ते पे आता है, यानी 6 वीक्स का जब बेबी हो जाता है तो उसे सेकेंड वैक्सीन लगती है। वो वैक्सीन हमारी उसमें एक डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, आई एम सॉरी थोड़े अंग्रेजी अल्फाज हैं लेकिन इनको उर्दू में इन बीमारियों का नाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेकिन ये काली खांसी, खुन्नाक, टेटनस, जिसको मैं उर्दू वाला वर्ड मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, आप इंग्लिश में बता सकते हैं क्योंकि हम लोग भी इंग्लिश में ही जानते हैं ज्यादातर लोग इन चीजों को। अच्छा ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा है, बेसिकली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन और न्यूमोकोकल, इसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये सारी वो वैक्सीन है, या रोटा वैक्सीन जो कि डायरिया के हवाले से दी जाती है। ये 6 वीक्स एज पर स्केड्यूल दी जाती है। इसमें अगर हम न्यूमोकोकल की बात करें तो गवर्नमेंट अब हमें वही वैक्सीन अवेलेबल है फ्री में जो कि हमें प्राइवेट सेटअप में पहले खरीद के लगानी पड़ती है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन वही है, ओरल पोलियो वैक्सीन वही है, रोटा वैक्सीन वही है। अच्छा, गवर्नमेंट विद टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है कि वो वैक्सीन जैसे कि न्यूमोकोकल है या रोटा वैक्सीन है या अब जो है टाइफाइड वैक्सीन है जो कि हम आगे स्केड्यूल के हवाले से आएंगे, तो ये DPT, हेपेटाइटिस बी, हेड, न्यूमोकोकल, OPV, रोटा, ये सब अब गवर्नमेंट जो है हमें प्रोवाइड करती है। तो चाहे हम प्राइवेट सेक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये पैदा हो रहा है, वो ये कि जो कार्ड, वैक्सीन कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से बनाकर दिया जाता है और जो वैक्सीन कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से बनाकर दिया जाता है, वैक्सीन की तादाद में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ये जो तमाम तर वैक्सीन हैं ये तो प्राइवेट वाले के अंदर होती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारी वैक्सीन और बूस्टर्स उसके अंदर ऐड होते हैं, तो इनको लगवाना जरूरी होता है या नहीं? अगर नहीं होता तो फिर ये क्यों मौजूद होते हैं, और अगर जरूरी होता है तो फिर ये सरकारी कार्ड के ऊपर क्यों मौजूद नहीं होते? अच्छा देखें, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर हम गवर्नमेंट कार्ड देखें तो वो हमारा 5 साल बल्कि इवन 15 साल तक की भी एज में वैक्सीनेशन डिफरेंट दिखा रहे होते हैं। सही है। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि सारी वैक्सीन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जब भी अभी आप देखें कोविड वैक्सीन जब तक नहीं आई थी, लोग कितने, पूरी दुनिया पागल हुई थी वैक्सीन के लिए।
तो वक्त के साथ साथ वैक्सीन डेवलप होती जा रही हैं और वो वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करके बहुत सारी वैक्सीन जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी गवर्नमेंट में, लेकिन वो अवेलेबल होती जा रही है। जैसे कि सिर्फ मीजल्स की वैक्सीन 9 महीने पे या 15 महीने पे लगती थी, लेकिन अभी जो 15 नवंबर से गवर्नमेंट ने ऑल ओवर द पाकिस्तान और अभी सिंध गवर्नमेंट भी इसको स्टार्ट करी है, जिसको मीजल्स रुबेला वैक्सीन कहा जाएगा, जो 15 नवंबर से लेके आगे ऑनवर्ड टिल 27 ऑफ नवंबर तक लगेंगी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि वो वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी है, जब पहले मीजल्स और रुबेला की लगी हुई है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस फोरम जिसपे मैं ये बताना चाहूंगी कि वो बच्चे जिन्हें पहले मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन लग भी चुकी है, तो वो इस वक्त उस वैक्सीनेशन को जरूर लगवाएं, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल हर्ड वैक्सीनेशन में मदद करने वाली सही है। बाकी रही जो आप कहते हैं कि एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, दैट इज ट्रू, जिसमें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, जिसमें चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, जिसमें मेनिंगोकोकल वैक्सीन है। ये वो सारी वैक्सीन है जो कि देना डेफिनेटली फायदेमंद है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बेचारा गरीब इंसान है जिसकी जेब इतनी गवारा नहीं करती है कि वो प्राइवेटली ले सकता, तो उनको जो है आई वुड से कि हाँ दे कैन, अगर वो लगवा ले तो बहुत अच्छा, नहीं लगवाते तो भी कोई बात नहीं है। बस हम ये है कि जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकते हैं उनमें वो एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन लगवाना अच्छा होगा, लेकिन जो नहीं लगा सक रहा तो वो भी हो सकता है इंशाल्लाह वक्त के साथ गवर्नमेंट हमारी उनको भी ऐड कर दे और हमारे वो वाले बहन भाई जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी लगवा सकते हैं अपनी औलाद। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, बच्चों को नज़ला खांसी से अक्सर होता है ये कि बचाने के लिए ना बूस्टर्स का मशवरा दिया जाता है। अब वालिदैन परेशान हो जाते हैं, क्या ये बूस्टर्स लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि जाहिर है वालिदैन का एक कंसर्न है कि बच्चों की एज बढ़ रही है, बच्चा या बच्ची बड़े हो रहे हैं, तो आया ये बूस्टर शॉट्स जिनका कहा जा रहा है ये बच्चे की इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं है, तो प्लीज़ इससे मुतालिक रहनुमाई कीजिएगा। अच्छा देखिए, जो बूस्टर वर्ड यूज हो रहा है ना, वो बूस्टर का वर्ड ही अपने आप में पूरा है कि वो ये बता रहा है कि एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी में इम्यूनिटी है और उस इम्यूनिटी को फर्दर विद एज बूस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हर वैक्सीनेशन या इवन कोई इलनेस भी है, अगर वो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप कोविड की ले लें, I'm sorry मैं बीच में कोविड को ला रही हूँ क्योंकि अभी इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जरूरी है तो कोविड की वैक्सीन में भी अगर आप देखें तो अब विद टाइम बूस्टर्स का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो रहा है। तो वो चीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश बीमारियां हैं जो बच्चों में आती हैं, जैसे डीपीटी वैक्सीन का बूस्टर है या मीजल्स का बूस्टर है, ये डेफिनेटली बच्चों के फायदे की बात है। उसमें पेरेंट्स को इस बात पे खौफजदा नहीं होना चाहिए कि ये उनके लिए कोई बुरा होने वाला है, वो एक्चुअली उनकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इट वुड बी अनदर किक ऑफ टू द इम्यूनिटी के वो चीजें बेहतर होंगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आई गेस ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि आमतौर पर डॉक्टर से पूछा जाता है कि ये जो एज लिमिट मेंशन हुई होती है किसी भी वैक्सीन की, अगर उस एज से ज़्यादा हो चुका है बच्चा, यानी कि वो टाइम गुजर चुका है, तो स्टिल ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या नहीं? अच्छा, अगेन आप लोगों ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस जमा करके रखे हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस। इसमें मैं कहूँगी, देखिए बहुत दफ़ा आई अंडरस्टैंड, स्पेशली पिछले 2 सालों में जब से ये कोविड वाला सीन आया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अस्पतालों में या इवन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जाते हुए घबराते थे कि कहीं हम जाएं और हमें कहीं कोविड ना लग जाए। तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चों की वैक्सीन ऊपर नीचे हुई हैं। तो उसमें ऐसा है कि ये एक पीडियाट्रिशियन का काम है कि अगर कोई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन टाइमली नहीं करा सकते या कुछ मिस हो गई हैं या शुरू से ही बिल्कुल नहीं करा सके, तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं कैचअप वैक्सीन। यानी कि ये पीडियाट्रिशियन का काम है कि जब आप डॉक्टर से मिलें तो वो आपको एक पूरा वापस से रीस्केड्यूल करके देगा कि वो आपके बच्चे की वैक्सीन 2 से 3 महीने में कंप्लीट वैक्सीनेशन पूरी हो सकती है, डिस्पाइट दैट कि वो बहुत टाइम लैप्स आ चुका है, लेकिन इट इज इजी टू डू इट, तो वो हो सकता है और कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में है ये कि जैसे बच्चे हैं 7 से 8 साल की उम्र के बच्चे, या हम कह दें कि 8-9 साल के या 5-6 साल के, अच्छा होता ये मौसम जैसे ही बदलता है सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन है वो बच्चों को हिट करता है, वो फ्लू हो जाए, खांसी है, बुखार है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं, बाहर खेलते भी हैं, फिर अम्मा अब्बा की बात भी नहीं उन्होंने सुननी होती और वो थकावट ऐसी होती है कि उन्हें फीवर भी हो जाता है। तो ऐसे हालात में वालिदैन को सबसे पहले क्या करना
करना चाहिए, क्योंकि अमूमन मैंने ये देखा है कि घरों में होता ही है कि अच्छा कोई भी एक दवाई है, जैसे बुखार है, आप कोई भी एक एंटीबायोटिक उन्हें दे देते हैं, अच्छा ठीक है, वालिदैन समझते हैं सीजनल है, मौसमियाती है, ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में बच्चे को जब बुखार हो या उसके साथ ऐसा कोई मसला है कि नज़ला ज़ुकाम है, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर से पहले रुजू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद डॉक्टर बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग पहले ही इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे होस्ट मिले मुझे, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पॉइंट को बहुत ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने ये कहा कि हमारी मॉर्निंग और फ्रेश कर दिया है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम सबको एक दूसरे को एनकरेज करने की बहुत जरूरत है। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये जो सवाल हुआ है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जब हम मौसमी की बात कर रहे होते हैं ना, तो मौसमी मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल इलनेसेस होते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम। अगर कोई भी नया वायरस आता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने की कि बीमारियों में दो मेन टाइप्स हैं, एक वायरल होती है और एक बैक्टीरियल होती है। जो वायरल डिजीजेस होती हैं वो होती है जो कि आमतौर पे मौसमी का वर्ड उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि वो उस मौसम में एक नया वायरस आया, उसने एक ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसमें बच्चे या बड़े कोई भी है, जो इन्वॉल्व हो गए। तो ये वायरल इलनेस अपना टाइम लेती है, 4 से 5 दिन, 3 से 5 दिन भी कह सकते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगेन एक लेमैन जो कि डॉक्टर नहीं है, आई थिंक दे शुड नॉट बी द वंस जो डिसाइड करें कि ये बैक्टीरियल है, मुझे इसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत है, या वायरल है और उसमें मुझे कुछ देने की जरूरत है। तो जो माहिर लोग हैं उनसे मिलके, उनसे बात करके ये अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि हर चीज को एक तरीके से डील नहीं किया जाता है। और इस पॉइंट पे मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो हमारा इशू चल रहा है, हमारे यहाँ लोगों ने जो इतना एक्स्ट्रा यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर करके ये हुआ है कि जो वो टाइफाइड बुखार या वो चीज जो कि पहले वक्त के साथ आराम से हैंडल हो जाती थी किसी एक नॉर्मल स्टेज 1 ऑफ बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि होता यही है ना, जैसे हम भी जिक्र करें कि घर में जो बड़े होते हैं वो ये इस चीज़ को प्रेफर करने के बजाय कि आप जाएं डॉक्टर के पास, वो कहते हैं जी हम पहले ज़रा घर में दवाइयाँ देके बच्चे को, नहीं ठीक होगा फिर ले जाएंगे, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये बीमारी को मजीद ज़्यादा बढ़ाती है। आपकी बॉडी तो जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी इतनी यूज टू हो चुकी होती है कि फिर दवाइयाँ आपके ऊपर असर करना छोड़ देती हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची, जहां एक ज़बरदस्त किस्म के फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां ऑनलाइन काम करने वाली जो खवातीन हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए। घर से चीज़ें बनाकर फरोख्त करने वाली खवातीन ने इस फेस्टिवल के ज़रिए अपने इस फ़न का भरपूर मुजाहिरा किया। नित नए स्टॉल सजाए गए। इन्हीं स्टॉल्स में कैंसर से लड़ने वाली बच्ची भी मौजूद थी। और कितनी ज़बरदस्त बात है ना, और ये इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। हमारे टीम मेंबर शाहरुख अहमद इस इवेंट में गए और कई स्टॉल्स पर जो मौजूद थी खवातीन से बात की, इस बच्ची से भी उन्होंने बात की, आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन के लिए कराची में एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जहां पे वो अपना काम फेस्टिवल के जरिए लोगों को दिखा रही हैं। जिन लोगों के पास मौका नहीं है फिजिकल स्टोर खोलने का, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज हम यहाँ आए हैं और देखते हैं कि इन स्टॉल्स पे खवातीन क्या क्या फरोख्त कर रही हैं। तो जी घूमते फिरते मुझे घर सजाने का कुछ सामान नज़र आ गया, तो मैंने सोचा कुछ शॉपिंग ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या क्या सामान है आपके पास? ये सारी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। ये मैक्रामे कहलाते हैं। और ये वॉल हैंगिंग है। ठीक है। ये बीच बैग है, ये मिरर है, ये इयररिंग्स है डिफरेंट, और ये वेस्ट बेल्ट है। लाइक ये वाइफ को गिफ्ट देने के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है बताएं? बिल्कुल ये है वेस्ट बेल्ट है, देखिए मैंने भी पहना हुआ है। अच्छा अच्छा। और ये इयररिंग्स है, ये भी इयररिंग्स हैं। ये इयररिंग्स अच्छा, आप ये सारा काम ये आप ऑनलाइन करती हैं सारा काम? जी बिल्कुल ऑनलाइन है, मेरा पेज है इंस्टा में और फेसबुक। और कब से कर रही हैं आप ये काम? ये मैं सितंबर से कर रही हूँ। अच्छा, इस इवेंट में क्या आप पहली दफ़ा आई हैं यहाँ स्टॉल लगाना? पहली मरतबा। अच्छा, प्राइसेस के बारे में कहा जाता है कि ऑनलाइन प्राइस कुछ डिफरेंट होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं, हकीकत है ऐसा होता है? नहीं, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, बल्कि बहुत इजी है, सबके लिए इजी एक्सेसिबल है। बल्कि मेरे जो अपने सप्लायर्स हैं वो भी मेरे सारे ऑनलाइन हैं, मतलब मैं घर से बाहर निकले बगैर मैंने घर पे ही सारा काम किया है। ये एक बहुत मुख्तलिफ सा स्टॉल है, यहाँ बहुत सारे कप रखे हुए हैं, फूल लटके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या है, इन्हीं से जानते हैं ये सब क्या है।
ये सेंटेड कैंडल्स है। अच्छा, ये हैंड क्राफ्टेड है, फ्लावर्स, जेम्स, क्रिस्टल्स और चार्म्स है इसमें। ये मैंने खुद बनाया सब। तो आप भी काम ऑनलाइन करती हैं सारा काम? ऑनलाइन जी। कब से कर रही हैं ये काम? 3 months मोस्ट प्रॉब्ली। तो यानी कि यहाँ पे आपका ये फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा एक्चुअली कोई भी फर्स्ट एग्जीबिशन है यहाँ पे, नहीं हर जगह। तो ये मुख्तलिफ सी कैंडल्स देख के लोगों का रिस्पांस कैसा है? आ रहे हैं लोग? बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों ने जनरली ये चीज़ देखी नहीं अभी तक यहाँ पे। आई थिंक मैं ही बना रही हूँ। ये ज़्यादातर कौन लोग ये खरीदते हैं? रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, या आम घर की डेकोरेशन के लिए? नहीं, घर की डेकोरेशन के लिए जिनको कैंडल्स का शौक होता है। ये सेंटेड है ना, तो आप रात को जलाओ सुकून से, और जब भी जलाओ। खैर, तो ये कितने की है? सबकी प्राइसेस अलग है। ये वाली कितनी? ये 3600 की है। और ये भी 3600। अच्छा, इसको कप में बनाने का खास मकसद क्या है? आप जब आपकी कैंडल ख़त्म हो जाती है ना, तो आप इसको गर्म पानी से वॉश कर लो, और फिर आप ये कप, सॉसर या कोई भी चीज़ अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ कर सकते हो। दीज आर रीयूजेबल। ठीक है, चल। You don't have to throw it once you're done burning the candle। मतलब एक बार आपने कैंडल जला ली तो आप फेंक नहीं सकते, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ख़वातीन का मेला हो और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही एक स्टॉल ढूंढ के हम आ गए हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? हमारे पास इको फ्रेंडली हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। हमारे ब्रांड का नाम है प्राइमल हेयर एंड स्किन केयर, एंड हम लोग इको फ्रेंडली शैम्पू बार्स, कंडीशनर बार्स, फेशियल बार्स, मास्क, सीरम्स, हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम इनकी पैकेजिंग इको फ्रेंडली रखते हैं। तो ये सब आप घर में ही बनाती हैं? जी, ये मैं सब घर में बनाती हूँ। एवरीथिंग्स होममेड। ये इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? कैसे इको फ्रेंडली का मतलब है कि हमारा बेसिकली इको फ्रेंडली का ये मकसद है कि हम इसके अंदर प्लास्टिक जितनी कम हो सके हम उतना कम प्लास्टिक यूज़ करें। तो यूजुअली प्रोडक्ट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे रेगुलर शैम्पूज़ प्लास्टिक बॉटल्स में आते हैं, रेगुलर फेस वॉशेस प्लास्टिक बॉटल्स में आते हैं, एंड ये सारी चीज़ें ओवर द ईयर्स लैंडफिल्स में एक्यूमुलेट होती हैं। तो हमारा ये था कि हम पैकेजिंग बीच में से हटाई दें। हम लोग अगर चीज़ को सॉलिड फॉर्म में रखेंगे तो वो खुद ब खुद बायोडिग्रेड हो जाएगी। एक और कैंडल के स्टॉल पे हम आए हैं। ये बड़ी मुख्तलिफ सी कैंडल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है ये? These are handmade candles entirely made of soy wax। ये हम molds में बनाते हैं, and it's a task to make them, but it was a hobby that turned into a passion, समझ लें। अच्छा, ये इवेंट इसका छठा एडिशन है। आप यहाँ पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, this is my first time। So yeah, and it's a great experience क्योंकि you don't get ऐसे exhibitions बार-बार, and it's women led and for women, so I think that's really important। So thank you so much। Thank you। तो जी, बच्चे मन के सच्चे हैं। यहाँ बहुत सारे कलर करते हुए मुझे नज़र आए, तो जिसका ये स्टॉल है उन्हीं से बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ये बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो नॉन टॉक्सिक वॉशेबल प्रोडक्ट्स हैं, सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं बच्चों को चांस दे रही हूँ कि वो मेरे प्रोडक्ट्स ट्राई करें, और ये वॉशेबल है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि मदर्स एटलीस्ट हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मैस मचाते हैं ना, तो वो आसानी से फिर क्लीन हो सकते हैं और उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बाहर निकल सकती है, तो उनके चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होता है। अच्छा, ये कलर अगर बच्चे खा लें तो? नॉन टॉक्सिक है, एब्सोल्युटली कोई मसला खा नहीं भी लें तो कोई मसला नहीं है। ये गारंटीड है। कितनी भी दीवारें गंदी करें वो फौरन साफ हो जाएगी। फौरन साफ, आप पानी से साफ, तो वाइप से ये साफ कर सकते हैं। बहुत ईजी है टू क्लीन प्रोडक्ट। एक और स्टॉल नजर आया जहाँ बच्चों का कुछ सामान नजर आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो जिसका स्टॉल है उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है ये चीज़ें? ये बेसिकली हमारे स्टॉल का नाम है दी मॉन्टेसरी स्पेस, और पूरा नया कॉन्सेप्ट हम लाए इस बार। ये है स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन और एज फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। इसमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में हम लाए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसको कम करने के लिए अब साइकोलॉजिस्ट और इस तरह के डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे, जो ब्रेन डेवलपमेंट को प्रमोट करे। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारे जो हैं वुडन टॉयज़ हैं, एंड दे आर नॉन इलेक्ट्रिक लाइक नॉन म्यूजिकल टॉयज़ हैं। सब मैनुअली बच्चों को करना पड़ेगा। इस पर एग्जाम्पल ले लें रेम्बो स्ट्राइकर की या लैच बोर्ड की, ये सब हम नहीं लॉन्च करें। एग्जैक्टली, बच्चों को बहुत सारी मतलब इन चीज़ों की क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे होता है। दीज आर ओपन एंडेड टॉयज, दीज आर वुडन टॉयज। तो मकसद ये है बच्चों की मोबाइल से जान छुड़ानी है और उनको इस तरफ ले जाने, उनके ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर हो सके। ये क्या है? क्लीनिंग किट है। ये नॉर्मली ये होता है जो हमारे एक्चुअल झाड़ू पोछे वगैरह होते हैं वो जर्म्स वाले होते हैं, वो हम नहीं दे सकते। तो ये चीज़ वुडन है, ये कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक है। आप बच्चों को दे दें, दे लव टू मिमिक,
दे लव टू एक्सप्लोर, दे लव टू बूस्ट देयर क्रिएटिविटी। इससे क्या होता है, बच्चे को इंडिपेंडेंस मिलती है, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। बचपन से सफाई की आदत हो जाती है। तो जिस रंगारंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इसको शुरू करने का मकसद क्या था। हम जो है 2017 से कराची फेस्टिवल के नाम से जो है ऑर्गेनाइज़ करते आ रहे हैं। ये इसका बेसिकली जो मकसद था पहले, मतलब जो आपका मेन आइडिया है आप कह लें कि जो घर से बैठी औरतें काम करती हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो होम बेस्ड हैं, उनको बेसिकली एक बड़ा और एक सेफ़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का हमारा मकसद था कि वहाँ पे आके वो अपना टैलेंट, अपनी चीज़ें शोकेस करें एंड मतलब उनको एक ग्रेट मतलब एक बड़ी ऑडियंस मिले उन लोगों को बेसिकली। तो दैट वाज आवर गोल एंड माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे पास आज हमारा छठा फेस्टिवल है माशाल्लाह से एंड हमारे पास 150+ स्टॉल्स हैं माशाल्लाह एंड हमारे 80% जो औरतें लगाती हैं एंड 20% पे मर्द जो लगाना चाहें वो हम इस तरह कह सकते हैं ये मीना बाज़ार की कॉपी है। आप मीना बाज़ार से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि ये वो ख़वातीन हैं जो घरों से काम करती हैं, मतलब अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं सारी एंड बस इनको ये है कि कोई शॉप्स जैसे वाली चीज़ नहीं है इन लोगों की, तो ये ऑनलाइन काम करती हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हम उनको इनकरेज करते हैं कि प्लीज़ आप आएँ यहाँ पे, आप एक बड़ी ऑडियंस को आप केटर कर सकते हैं, तो वो है बस। तो जी ऑनलाइन खाने वाले आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता कि वो फिजिकल अपना स्टोर लगा सके। आज यहाँ पे एक स्टॉल लगा है ऐसी ही खातून ने जो ऑनलाइन अपना खाना फरोख्त करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली दफ़ा है जो स्टॉल लगाया आपने? सेकंड टाइम लगाया है, पहले बिरयानी लगाई थी और अब खाउसे और पानीपुरी, इंडियन पानीपुरी। इंडियन पानी खाउसा। और ये क्या है? ये चिकन है खाउसे की, ये करी और ये इसकी सेवई है। अच्छा। और ये पानीपुरी का स्टॉल। पानीपुरी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस। अच्छा, इससे पहले आपने कराची फेस्टिवल में एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया था? वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था बिरयानी का। अच्छा, ये कोरोना के दरमियान जो है आप समझते हैं कि ऑनलाइन फूड का कारोबार ज़्यादा चला? जी बहुत इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ऑनलाइन। तो आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन ये काम शुरू किया था? नहीं, उससे पहले से कर रहे हैं। ठीक है। तो जी गुजरते गुजरते मुझे एक स्टॉल नज़र आया, अबीर बाय नई सुबह। यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि ख़वातीन जो हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो खुद सामान बनाती हैं और यहाँ आज फ़रोख्त कर रही हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फातिमा ज़हरा है। मैं नई सुबह में अबीर को लीड कर रही हूँ, जहाँ पे ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं सिखा रही हैं। हमारी टीचर्स बच्चों को ज्वेलरी मेकिंग करवाना, क्रोशिया के बैगेज, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाई जा रही हैं कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। ये भी आप लोगों ने बनाया? जी जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने, ये सारी हमारी टीचर्स ने अपने बच्चों को ट्रेन किया। हमारे पास माशाल्लाह 4 से 5-10 बच्चे हैं जो आज ट्रेन हो चुके हैं हमारे पास। तो ये आपके टीचर हैं? जी ये बिल्कुल, इनसे भी बात करते हैं। टीचर्स हैं, ये मिस सलमा है। अस्सलाम वालेकुम मिस सलमा। अच्छा, आप ये सिखाती हैं लोगों को बनाना? आप कितने अरसे से खुद बना रही हैं? मैं काम सिखा। आप खुद कितने अरसे से ये बना रही हैं? 3 साल से। अच्छा, और कितने स्टूडेंट्स इस वक्त आप सिखा चुकी हैं? तकरीबन 4-5 सिखा चुकी है। 4-5 क्रोशिया का एक ब्लाइंड को सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन माशाल्लाह वो सीख रही हैं और कवर कर रही हैं। तो ये जब चीज़ें बनाते हैं आप लोग, इसको फिर आप ऑनलाइन फ़रोख्त करते हैं? जी ऑनलाइन भी है हमारा। अच्छा, यहाँ पे पहली मर्तबा आए हैं? जी पहली मर्तबा है। इससे पहले किसी और एग्जीबिशन में कहीं आप गई हैं? पहले तो एग्जीबिशन में एक आध बार गए हैं। यहाँ लोगों का रुझान कैसा है? आते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं चीज़ों का? जी जी आ रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो जी अवाब फातिमा 13 साल बच्ची जो कैंसर का शिकार है, अपने इलाज के लिए उसने ये स्टॉल लगाया है ताकि वो यहाँ पे चीज़ें सेल कर सके और अपने लिए पैसे जमा कर सके। इस बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है। ये सब आपने बनाए? जी। ये सब आपने बनाए? जी। तो ये आप कहाँ सेल करती हैं? एग्जीबिशन में। ऐसे एग्जीबिशन में सेल करती हैं? सोशल मीडिया पे कभी मौका नहीं मिला सेल करने का? नहीं। क्यों? ऐसे। अच्छा, आप लोग कभी कोशिश ना किसी ने कहा ना कोशिश की। अच्छा, अगर अभी आप इसको सोशल मीडिया पर डालें तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें बना रही है बच्ची, ये देखें ना। जी जी तो इसको आप सेल कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, इससे पहले कितनी एग्जीबिशंस में आपने लगाया? लगभग कोरोना से पहले हमने 5 लगाई हैं। अच्छा। 4 या 5 देखने लगाई। ठीक है। अभी भी वो जो उन्होंने लगवाई है ना, वो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं, वो किसी काम से बाहर गई है। अच्छा, किसी ने आपकी हेल्प की यहाँ पे इसको लगवाने? जी जी। बेटा ये कितने का है? 150। ये एक 150 का है। और ये कितने बना लेती हैं आप एक दिन में?
10 बना लेती हैं? जब से स्कूल जा रही है ना, अच्छा, तो रात में बैठ के 2-4 बना लेती, लेकिन वैसे पूरे दिन में 10 बना लेती। अब इसका एडमिशन मैंने करवा दिया। अच्छा अच्छा। तो इसकी कीमोथेरेपी तो हो गई, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, रिकवरी की तरफ है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो बेटा कौन सी क्लास में उस वक्त? इसमें 6 क्लास में। अच्छा, मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? बहुत शौक है पढ़ने के, तो शौक है। और ये याद क्या बनना है बड़े होकर? बिजनेस करना, यही बना के बेचना? नहीं, ये तो छोटा काम है। अच्छा, बड़ा काम करना है। क्या बड़ा काम करना है? मतलब कि जैसे ये सब चलाते हैं वैसे मैं चलाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जैसे और ख़वातीन बड़ा बिजनेस चला रही हैं उनकी तरह आप काम करेंगी? चलें, गुड, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कैसा लगा आपको ये इवेंट? हाँ जी, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त, मज़ा आया देख के। पहली दफ़ा आई हैं ऐसे किसी इवेंट में? नहीं, आते रहते हैं। पिछले साल जो इवेंट हुआ था कोरोना की वजह से बंद ही हो गया था सब कुछ, अब दोबारा से कंटिन्यू है। ये कितना अच्छा मैसेज है कि ख़वातीन जो घर बैठ के काम कर रही हैं उनके लिए इस तरह के इवेंट हो। बहुत अच्छी बात है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो घर से ख़वातीन निकलती हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने क्या क्या शॉपिंग की? अभी तो अबाया लिया, क्लिप वगैरह लिए, बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया। तो मतलब ज़्यादा फोकस खाने पे ही है अभी? खाने पे नहीं चीज़ों में भी है। लेट आए ना। भाई गिलगित के स्टॉल पे आए तो मैंने सोचा मैं भी ये गिलगित की टोपी लगा लूं और जानूं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये क्या बेच रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन बरकत है और मेरा ताल्लुक हुंजा से है। हमारे पास यहाँ पे शहद है हुंजा का, और हमारे पास वॉलनट ऑयल है, और हमारे पास यहाँ पे ड्राई एप्रिकॉट्स हैं। और थोड़ा सा इसके पीछे बैकग्राउंड बता चलो कि जितना भी हनी है ये सारा एक्सट्रैक्ट होता है हुंजा में, और ये सारा काम मेरी मदर और वहाँ की और ख़वातीन कर रही है। सारा जो मेरे ब्रांड का नाम है अस्कुर, और अस्कुर हमारी ज़बान का लफ्ज़ है ब्रुशेस की, जो हुंजा, नगेर और यासीन में बोली जाती है, और इसका मतलब है फूल। तो ये सारी ख़वातीन का काम है जितना भी आपको यहाँ पे नजर। तो वहाँ जो गांव में ख़वातीन हैं वो सारा ये हनी एक्सट्रैक्ट करती हैं और यहाँ पे आप ऑनलाइन इसको सेल करती हैं? यहाँ भिजवाती हूँ, फिर मैं यहाँ पे ऑनलाइन सेल करती हूँ। उसके अलावा जो यहाँ पे जहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं फिर मैं वहाँ पे ऐसे हिस्सा लेके और फिर वहाँ पे भी जो है ये कराची फेस्टिवल के अंदर आप फर्स्ट टाइम आई हैं या इससे पहले भी आ चुकी हैं? कराची फेस्टिवल में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे मैं डिफरेंट एग्जीबिशंस में जाती रहती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, जब लोग आते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक शहद, तो निशानी क्या होती है? ज़रा आप हमें देखने वालों को बताएं कि ऑर्गेनिक शहद और जो एक दूसरा शहद मार्केट में मिलता है उसमें फ़र्क कैसे पता चलता है? बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं और इसका जवाब यही होता है कि आप इसको चख के कह सकते हो। मैंने यहाँ पे चखने के लिए भी रखा हुआ है, लोगों के लिए टेस्ट करने के लिए, कि वो पहले टेस्ट करें, उनको अच्छा लगे, उसके बाद फिर आपने दोनों रखे हुए कि डिफरेंस पता चल सके? मैंने दोनों रखे हुए ताकि वो टेस्ट करें और फिर उसके बाद वो खरीद रखें। और यकीन माने जब लोग मेरे से यहाँ से शहद लेके जाते हैं ना, उसके बाद वो फिर किसी और कहीं और से शहद नहीं लेते, वो फिर उसके बाद यहीं से ही शहद लेते हैं। बिकॉज लोगों को अब पहचान हो गई है असल शहद की और दूसरे शहद की ना, तो वो टेस्ट करते उनको पता लग जाता है। तो बस असली शहद की पहचान। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। अब बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़े मसाइल की। सर्दियां आती हैं और सर्दियों में होता ये है कि बहुत सारे मसले हो जाते हैं, यानी कि वेट भी बढ़ जाता है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, बाल भी गिरते हैं। लेकिन सर्दियां जब आती हैं और वो साथ जो ड्राई फ्रूट्स का मज़ा आता है, फिर हाथ नहीं रुक पाता, दिल करता है बस खाते रहो। रात को आपने मूवी लगाई हुई हो, आपके पास हलवे हो और मीठे की तो क्या ही बात है, लेकिन खुश्क मेवा जात जो होते हैं ये कभी कभी बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। बहुत से खुश्क मेवाजात ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कुछ का मानना तो ये है कि ज़्यादा खुश्क मेवाजात जो है ये आपके स्टमक में तेजाबियत पैदा करने का बायस भी बनता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना मानना है और किसी का इनकार करना है, तो फिर हम इस कश्मकश में फंस जाते हैं कि खाएं क्या ना खाएं, हाथ रुक जाता है ना फौरन से कि क्या किया जाए। तो यही जानने के लिए हमने राबता किया है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ताहिरा शाहिद। तो डॉक्टर साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ मौजूद है ना, वहाँ पर मुझे लग रहा है शदीद ठंड है और फुल जो है सर्दी की एंट्री हो चुकी है। और जब सर्दी की एंट्री होती है तो बस दिल करता है ये मेवा जात जो हैं, जैसे मूंगफली है, जैसे चिलगोज़े हैं और रेवड़ियाँ हैं, ये आप बस खाना शुरू कर दें। लेकिन जैसे अभी हमने बताया भी कि कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप बताएगा कि पूरे एक दिन में आपको कितना कॉम्बो बना लेना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, क्या वो इस्तेमाल कर सकें? देखिए, एक्चुअली तो ये मेवाजात बहुत ही मुफीद है आपकी बॉडी के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि महंगे भी काफी हो गए अब, तो वो जरूर यूज करें अपनी डाइट के अंदर जितने भी आपके नट्स हैं। अब जो नट्स के फवायद हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, ये बहुत ज्यादा इनके फवायद हैं। इसलिए क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ये कि आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है, बल्कि हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो उसमें कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये एक्चुअली रेगुलेट करता है, उसको इतना अच्छा रखता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, बैड वाले को नीचे करता है और गुड वाले को ऊपर करता है, ताकि आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो सही रहे, दिल के अंदर जो भी ब्लड सप्लाई है वो सही तरह से जाती रहे, ब्लॉकेज ना आए। तो ये तो मैं बहुत एनकरेज करती हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस मौसम में नट्स का इस्तेमाल करें, साथ अपनी एक्सरसाइज भी रखें, बाकी सारा जरूर करें, लेकिन एक हैंडफुल ऑफ नट्स, मतलब एक मुट्ठी भर जो नट्स है ना, आप अगर दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, वो अच्छे हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल 7 से 8 आपके ये हो गए, बादाम हो गए, साथ आपके कुछ यही इसी तरह से 7 एक आपके वॉलनट्स हो गए, जो अखरोट होते हैं, साथ कुछ इसी तरह से पिस्ते हो गए, आपकी मूंगफली हो गई। ये जो जितने भी नट्स हैं ना सिर्फ आपके दिल के उसके लिए अच्छे हैं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी अच्छे हैं। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ALA होता है, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, बालों के लिए अच्छे होते हैं। ऊपर से इसके अंदर बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज, फोलेट, ये सारी चीजें जो हैं हमें जो हम कहते हैं ना कि हम मल्टीविटामिन्स पूरा ले लें, उस मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स लेने से, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेने से कहीं अच्छा है कि अगर आप एक हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल कर ले। हाँ, हमें ओवरडोज जरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम मुट्ठी भर या मतलब इतने से नट्स हमने रोजाना खा लिए तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, बल्कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं तो उनको कहूंगी कि जो आपको मयसर है, चाहे वो आपके ये ड्राइड फिग्स होती हैं, जो इंजीर होती है, या आपके ड्राइड एप्रिकॉट्स भी होते हैं, अगर शुगर है तो वो आप ज्यादा मत लीजिए। इन सारी नट्स के अंदर फाइबर भी बहुत होता है, ये आपके गट के लिए अच्छे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, आप जल्दी पेट आपका भर जाता है, तो एक्चुअली वेट लॉस में भी एड करते हैं, क्योंकि फुल सी फीलिंग होती है ना। कई लोग दलिया में मिला लेते हैं, कई लोग सैलेड के ऊपर छिड़क के खा लेते हैं, कई लोग जस्ट व्हाइल वॉकिंग या एज अ स्नैक इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिस भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मॉडरेशन में कोई चीज खाएंगे सो इट इज गुड फॉर यू। और बजाय इसके कि आप पैकेट में से निकाल के खाएं या आप वो बहुत ज्यादा फ्राइड वाले खाएं, अगर आप उसको रॉ फॉर्म में खाते हैं नट्स को तो वो अच्छा है, या फिर आप रोस्टेड भी खा रहे हैं तो बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पे जो रोस्टेड होते हैं, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो खाएं। उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट डला हुआ या ऑयल डला हुआ या कोई और चीज प्रोसेस की भी, वो इतना अच्छा नहीं होता आपकी हेल्थ के लिए। यानी ये मेंशन करना जरूरी है डॉक्टर साहिबा कि ये मुट्ठी भर के खाने ड्राई फ्रूट्स दिल भर के या पेट भर के नहीं खाने, वो नुकसान की तरफ जा सकता है। अच्छा, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स जो है वो यूज कर सकते हैं लोग, और कितनी मिकदार में वो यूज कर सकते हैं? जी, उसमें यह है कि वो बस ये देख लें कि वो फ्राइड ड्राई फ्रूट ना हो और उसमें सॉल्ट ना मिला हुआ हो। अगर वो बिल्कुल ही नॉर्मल ऑर्गेनिक स्टेट में, खालिस स्टेट में ड्राई फ्रूट है, तो वो लोग आपके जो एलमंड्स हैं, जिसे हम बादाम कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो पिस्ते हैं वो यूज कर सकते हैं। हमारे जो अखरोट है, वॉलनट, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीनट का और कैजू नट का, इन दोनों का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इन मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब है एक मुट्ठी भर, आपकी मुट्ठी में जितने आ जाते हैं। आप अगर हर चीज के 7 मिला के भी डाल देना तो आपको एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा, और आपने दिन में वो अगर खा लिया है तो इट इज एक्चुअली मोर बेनिफिशियल, मोर हेल्पफुल आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। टाइम कौन सा आइडियल है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा ड्राई फ्रूट्स खाने का? सुबह, दोपहर या ज्यादा रात के वक्त ज्यादा मुफीद होंगे ये? अच्छा,
अच्छा, इसकी डाइजेशन थोड़ी सी हार्ड होती है ना, तो इसलिए बेहतर ये कि आप सुबह के वक्त इसको खा लें, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा गैस भी हो जाती है, कुछ लोगों का स्टमक लूज भी हो सकता है, तो सुबह के वक्त खा लेना इज ऑलवेज हेल्दी। तो आप सुबह में किसी भी टाइम पे अगर आप खा लेते हैं और उसके बाद आपकी रेगुलर एक्सरसाइज भी होती रहती है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे आपने वॉलनट का जिक्र किया ना, घर में होता है कि अम्मा जो होती है ना, या जो घर के बड़े होते हैं वो स्पेशली लड़कियों को कह रहे होते हैं ये मत, बहुत गर्म चीज़ है, ये तुमने नहीं खानी, चेहरे पे दाने निकल आएंगे, एक्ने हो जाएगी तुम्हें। और होता अक्सर ऐसा ही है कि आप गर्म जब चीज़ें ऐसी खाते हैं तो आपको एक्ने हो जाती है, फेस पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन ड्राई, सर्दियों में तो स्किन वैसे ही बहुत ड्राई होती है और वो मज़ीद ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ ज़रा बताएगा कि जब अम्माएं आपको रोक रही हो इस तरह की चीज़ खाने से, तो क्या अम्मा की बात मान लेनी चाहिए या डॉक्टर ताहिरा शाहिद की बात माननी चाहिए? नहीं, ये ना हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है। आप देखिए, इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, या विटामिन ई है, या जिंक है, या बायोटिन है, ये सारा कुछ स्किन हेल्थ के लिए बड़ा ही मुफीद और अच्छा होता है। तो जब आप अखरोट खाते हैं या बादाम का इस्तेमाल करते हैं और सही अमाउंट में करते हैं, तो आपको तो वो जो अच्छे फैट्स हैं वो मिल रहे होते हैं। ये एक होलसम डाइट है अपने अंदर, इसकी कैलोरीज इतनी ज्यादा ओवर नहीं होती और इसके अंदर जो फैट कंटेंट है वो हेल्दी फैट कंटेंट में आता है। तो बेसिकली ये तो आपकी स्किन और हेयर को इम्प्रूव करता है। हम गलती वहां कर लेते हैं कि हम उसको जिन फॉर्म्स में खा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको बहुत ही ज्यादा तेल में हमने उसको वो कर लिया है, भून लिया है, और प्रिजर्वेटिव्स में पड़ा हुआ है, और उसको मनोमन हमने बहुत ज्यादा खा लिया, या और भी कुछ एसोसिएटेड कर रहे हैं, बिल्कुल हिलजुल नहीं रहे और ड्राई, उसमें हमने हीटर के सामने बैठ गए, तब हमारी स्किन ड्राई होती है। हमारी स्किन इनको नट्स खाने से बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। और जहां तक आपने कहा कि इससे एक्ने होती है, तो ऐसा भी नहीं है। हम इनको आप सही तरीके से खाइए, अगर सही मिकदार में खाइए, साथ उसके आप अपने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी की मिकदार भी नॉर्मल रखिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये पानी वाला ही सवाल आपसे करने लगी थी, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया ना कि मॉर्निंग का वक्त बड़ा मुफीद है, लेकिन हम बात करते हैं सर्दियों में पानी हम बहुत कम कर देते हैं अपनी जिंदगी से। कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन के पानी के बगैर भी गुजर जाता है और पता नहीं चलता। तो अगर आपने एक कॉम्बो बनाया है ड्राई फ्रूट्स का, तो एटलीस्ट आपने साथ में पानी को भी इस्तेमाल में रखना है, ये जरूरी है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जी अपनी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं ये कह रही थी कि देखिए, एक्ने के ना और बहुत रीजन हो जाते हैं। हम सर्दियों में बिल्कुल हिलते जुलते नहीं है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो सर्कुलेशन नहीं होती, हमारी स्किन को सही ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती, हम सही तरह से मुंह भी नहीं धो रहे, हमें ठंडे पानी से डर लग रहा होता है, हम मुंह नहीं धोते तो पूरा गंद और गर्द गुबार भी जो है ना वो जमना शुरू हो जाता है। तो आपकी स्किन की जो नेचुरल क्लेंजिंग है उसको साफ करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जैसे क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती, हम पानी नहीं पीते, और हम ऑयली चीजें जैसे पकोड़े खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, उन चीजों से ज्यादा आपको एक्नी होती है। नट्स से एक्नी नहीं होती, बल्कि नट्स तो हेल्प आउट करते हैं आपको कि आप अपने स्नैक्स को रिप्लेस कर ले विद हेल्दी स्नैक्स। और हेल्दी स्नैक आर ऑलवेज दीज नट्स, बजाय इसके कि हम चिप्स खा रहे हैं, हम चॉकलेट्स खा रहे हैं, हम तरह तरह की पैकेट में से निकाल के वो जंक खा रहे होते हैं। उसकी जगह अगर हम नट्स का एक छोटा सा वो बना लें, एक इतनी सी जैसे वो होती है ना आपकी जो बिन सी मिलती है, उतना साइज आप रखें अपने, वो जो छोटा सा पाउच होता है, उतना से हम नट्स रख लें और खा लें, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इन फैक्ट इट इज मोर बेनिफिशियल एंड हेल्दी फॉर अस। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। हम बात अगर करें खजूरों के हवाले से, ख़ास तौर पर उन खजूरों के हवाले से जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, अंबर और अजवा, ये वो दो नाम हैं जो कि हुजाज़ मुक़द्दस की सबसे अच्छी सौगात समझी जाती हैं, महंगी भी बहुत होती हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, ये कीमती तरीन खजूरें कौन खा रहा है? अच्छा, ये गायें और भैंसें खा रही हैं। और ये जब मैंने पढ़ा और सुना तो मैंने कहा गायें और भैंसें, यानी गायें भैंसें नखरीली हो चुकी हैं। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कराची की भैंस कॉलोनी का डेयरी फार्मर शौकत जो अपने जानवरों से मोहब्बत करने की मिसाल बन गया है। शौकत की इसी मोहब्बत को देखते हुए इसके दोस्त ने जानवरों के लिए एक पेश कीमत ग़ज़ा भेज दी। शौकत के दोस्त की शर्त ये थी कि ये ग़िज़ा सिर्फ जानवर ही खाएंगे। कोरोना के वजह से मक्के मदीने में और मक्के में खजूर की चलत नहीं थी। ये एक मेरा दोस्त था, मेरे को इसने कंटेनर भेजा, उसने बोला था ये बेचना नहीं और ना किसी को ये अपने जानवरों को खिलाना। तो मैंने वही
जानवरों को खिलाता हूँ। रोजाना 80 किलो अजवा और अंबर खाने से भैंसों की सेहत भी बेहतर हुई है। फार्म हाउस के मालिक का कहना है कि जब से भैंसें अजवा और अंबर खा रही हैं तब से ये खूबसूरत हो गई हैं और जो भैंसें बीमार थीं वो भी अब तंदुरुस्त हो गई हैं। ये खजूर खाने से दूध मीठा हो गया, चीनी डालने की जरूरत नहीं है, ना कोई हीक है ना कुछ है। ये खुशबू अल्लाह की तरफ से, दूध की खुशबू। दूध ट्राई करें, पी के देखें कितनी खुशबू है। मगर भैंसों की अजवा और अंबर से रोज तवाज़े करना इतना आसान नहीं है। डेयरी फार्मर मुलाजमीन को कई घंटे तक मेहनत करना पड़ती है। अंबर और अजवा खजूर की बाकायदा उसके अंदर से गुठली निकाल के सेपरेट करके फिर खिलाई जाती है ताकि जानवर गले में फंसने से नुकसान से बचे। दूध बेहतर होने की एक वजह तो इनकी ग़िज़ा है ही, मगर शौकत की जानवर से मोहब्बत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा जानवर मेरे से इतना प्यार करते हैं, बस मैं सीटी मारता हूँ ये आ जाते हैं, जब मेरे को देखते रहते हैं, जब मैं इनको देखता रहता हूँ। बस मैं जिस दिन नहीं आता हूँ तो ये 1 मन दूध कम देती हैं। भैंस कॉलोनी में इंजेक्शन के जरिए जानवरों से दूध हासिल किया जाता है जो इंतहाई मुज़र सेहत होता है, मगर मोहम्मद शौकत का दावा है कि उनके दूध में ना तो पानी शामिल है और ना ही टीके वाला दूध है। अंबर और अजवा खाने वाली भैंसों का दूध मज़ेदार भी है और खुशबूदार भी। कराची में इतने खालिस दूध का मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। ज़बरदस्त। और जैसे मैंने कहा कि नखरीली भैंसें, अब नखरीली भैंसों से मुतालिक तो रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन जब भैंसें नखरीली होंगी तो यकीनन दूध भी महंगा होगा। और कराची में तो वैसे ही दूध एकदम से महंगा हो जाता है। रात को आप सोएं सुबह उठे पता चलता है जी दूध की कीमतों में इजाफा हो गए। तलात हैं कि बेशतर इलाकों में फ़ी लीटर दूध की कीमत 140 रुपये तक जा पहुँची है। बताया ये भी जा रहा है कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने 8 नवंबर से दूध की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान किया था। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि 2 माह बाद फ़ी लीटर कीमत में मज़ीद 30 रुपये का इजाफा किया जाएगा। 2 माह बाद यानी जनवरी से। इसमें कितनी सदाकत है कि नए साल पे अवाम को एक नया झटका लगेगा, यानी दूध मज़ीद महंगा होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? भैंसों को तो आपने बहुत नखरीला कर दिया, अच्छी माशाल्लाह बेहतरीन खजूरें आप खिला रहे, लेकिन ये इसमें आवाम का क्या कसूर है? दूध आवाम को क्यों महंगा मिलेगा? और ऐसे कीमतें बढ़ाई जाती हैं कि बस आवाम सोचे कि पता नहीं किस चीज़ की कीमतें, जैसे दूध में पानी मिलता है ना, ऐसे दूध की कीमतें बढ़ जाती हैं। असल में जी सिर्फ दूध की बात नहीं है। देखें, अंडा, मुर्गी, गोश्त, तेल, घी, दालें, अजनास, हर चीज़ तो महंगी है। आपको दूध सस्ता चाहिए, यानी आपने कहा हम भी मुकाबले में आगे रहेंगे? नहीं जी नहीं। देखें, दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी, आपकी, कमिश्नर साहब की ख्वाहिशात से नहीं है। दूध की कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त उसके इनपुट की कीमतों से है। इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी, दूध की कीमतें बढ़ेंगी। और यकीनन इस बात हम पहले देखें तखमीना जारी कर चुके हैं। 155 रुपया फ़ी लीटर एट फार्म गेट हमारा तखमीना है। उसके बाद उसका फ्रेट है, उसके बाद होलसेलर है, उसके बाद रिटेलर है। अब ये जो इजाफे की बात हो रही है ये हमने नहीं किया अभी तक, क्योंकि हम कमिश्नर कराची का इंतज़ार कर रहे हैं। और यकीनन कमिश्नर कराची पिछले 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, तो हम करेंगे इजाफा। शाकिर साहब, पता कलामी के लिए माजरत, आपने कहा कि इजाफा आपने अभी नहीं किया, लेकिन दुकानों पर 140 हो चुका है। असल में जी ये इजाफा, जब देखें हमसे दूध परचेज करता है हमारा मिडल मैन, उसने हमें कहा जी मैं 10 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा के देता हूँ आपको, तो मैं उससे इनकार थोड़ी करूँगा। 10 रुपये लीटर जब मैं बढ़ा के दिया गया, हमें कहा गया आप प्रोडक्शन पूरी करो, आप मवेशी डालो, आप दूध की पैदावार को पूरा करो। यकीनन फार्मर के दिवालिया होने से और हिजरत करने से कमर्शियल डेयरी फार्मिंग मुतासिर हो रही है कराची में, और जो आपके मुताल्लिका इदारे हैं वो ख्वाब गफलत में है। यानी हम ये समझें कि या तो डिमांड बढ़ी है या फिर सप्लाई कम हुई है इस कुछ अरसे के दौरान। जी। वजूहात क्या है इसकी? उसकी वजूहात यही है, जब इनपुट आज़ाद होगा, आउटपुट कंट्रोल होगा, तो आपका फार्मर दिवालिया होगा ना जी। बहुत ज़रूरी है हम ये समझ लें कि जी जब इनपुट आज़ाद है तो आउटपुट को भी आज़ाद होना चाहिए। जब कहीं तवाज़ुन ख़राब होगा तो मार्केट मुतासिर होगी।
सही बात। और यकीनन फार्मर दिवालिया हो रहा है हिजरत करके। मैंने लाहौर, मेरी पिछले हफ्ते मीटिंग थी दूध की कीमतों के हवाले से, मैंने देखा कि कराची के 10 से ज़ायद फार्मर वहाँ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अलमिया है ना, सिंध से डेयरी फार्मर पंजाब में जाके डेयरी फार्मिंग कर रहा है, तो यकीनन वहाँ के हालात अच्छे हैं। तो ये वज़ीर आला सिंध को इस पर डिसीजन लेना चाहिए, महकमा लाइव स्टॉक को सोचना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को जो अजनास की एक्सपोर्ट हो रही है उसे बंद करना चाहिए। लेकिन जो मेरी ज़रूरियात के अजनास हैं जब वो एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे तो यकीनन मेरे लिए महंगे होंगे। सही है। जब मैं महंगे अजनास अपने जानवरों को खिलाऊंगा, अपनी मुर्गियों को खिलाऊंगा, उनसे यकीनन ये पोल्ट्री डेयरी दोनों मुतासिर हो रही है। तो महंगा दूध पैदा होगा, महंगा अंडा, महंगा गोश्त पैदा होगा, उसका इम्पैक्ट सारिफ पे आएगा और मिनिस्ट्री शिकवा करेगा यकीनन। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये समझने को तैयार नहीं है, हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। प्लानिंग कमीशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप मवेशी, आप मुल्क आपका जो फॉडर डेफिशिएंट है, चारा पूरा नहीं पैदा हो रहा और उसके बाद उसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यकीनन अवामुन नास के लिए भी ये मुश्किलात हैं। देखें, जब दूध की पैदावार कम होगी तो उसमें अडल्ट्रेशन होगी। आप उसकी पैदावार को बढ़ाएं, आप उसको फार्मर को दबाएं मत कि आपकी पैदावार कम हो। आप कह रहे हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए, ये इकदाम करना चाहिए। पहली तो चीज़ ये कि आपकी सूबाई हुकूमत से बात हुई इस मामले पर, एक तो ये चीज़ ज़रा बताएगा। दूसरी चीज़ ये, जैसे अभी हम कह भी रहे हैं कि 2 महीने के बाद, यानी कि 2022 के बिल्कुल स्टार्ट में, जनवरी फेब का अगर हम कह दें, तो ये कीमतें बढ़ती हुई नज़र आएंगी हमें मज़ीद। यकीनन जी, कीमतों में इजाफा करेंगे। आपने बात की सिंध गवर्नमेंट की, इसमें जी सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक है और महकमा लाइव स्टॉक के इक़दामात की हद तक है। दूसरा जो ताल्लुक है वो वफाकी गवर्नमेंट का है। और वफाकी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हवाले से मैंने आपसे बात की कि अजनास की वो एक्सपोर्ट रोक दें तो कीमतों में इजाफे रुक जाएंगे। हम ये नहीं कहते तमाम अजनास पे पाबंदी लगाएं, आप चोकर पे पाबंदी लगा दें, आप भूसे पे पाबंदी लगा दें। जो बेसिक अजनास हमारे मवेशी खाते हैं उस पर आप ये पाबंदी लगा दें, आपकी कीमतों में इजाफा रुक जाएगा। अच्छा शाकिर साहब, आपने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब फिर हम ये लें कि आप जो उनसे बात करना चाह रहे हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो नहीं सुन रहे, उनकी जो बात है वो आप नहीं मानेंगे, कीमतें मज़ीद बढ़ती जाएंगी। 2 महीने के बाद 30 रुपये एक बड़ी अमाउंट है, जाहिर सी बात है आम आदमी के लिए। ये इजाफा कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? दूध की कीमत आइंदा अगर 5 से 6 माह की बात की जाए, कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है आपको? असल में जी देखें, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तक हमारी रसाई नहीं है। हम खतूत ज़रूर लिखते हैं पर हमारी सुनवाई नहीं है। और हमारे मानने या ना मानने से, उनके ना मानने या मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इनपुट की कीमत बढ़ेगी, दूध की कीमत बढ़ेगी, इनपुट की कीमत बढ़ेगी, गोश्त की कीमत बढ़ेगी। या तो आप जेनेटिकली अपने मवेशी को इम्प्रूव करें कि जैसे गैर ममालिक के लोगों ने, ब्राज़ील ने, ऑस्ट्रेलिया ने, नीदरलैंड ने, अमेरिका ने जेनेटिकली इम्प्रूव किया, वो महकमा लाइव स्टॉक का काम, उससे प्रोडक्शन बड़ी, कीमतें ना बढ़ी। इसी तरह पोल्ट्री ने किया, पोल्ट्री में जेनेटिक सेलेक्शन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाई गई और उससे आपकी कीमतें वहीं खड़ी रहीं। करना किसका काम है शाकिर साहब? ये करना किसका काम है? ये महकमा लाइव स्टॉक का और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के जो प्लानिंग कमीशन है और दीगर इदारे हैं, ये उनका काम है। वफाकी गवर्नमेंट और इसके अंदर इनका एक इदारा है जिसमें चारों सूबों ने मिल के काम करना है। तो चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक की गफलत है ये सारी की सारी। तो अब ये नहीं मानेंगे, फ़र्ज़ किया जी कि कीमतें ना बढ़ाएं, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप इनपुट की कीमतों को रोको, हम आउटपुट की कीमतों को रोकें। सही है। आप इनपुट की कीमतें नहीं रोक सकते तो आप आउटपुट की कीमत भी नहीं रोक सकते। ठीक है। अच्छा, एक शाकिर साहब, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही, जब आप बात करें कि कुछ मनमाना इजाफा कर देते हैं, 140 जैसे बिक रहा है, वो घरों में दूध देंगे 142, 145, 146। जब हम एक आम सारिफ जो घर में बैठा हुआ है, उसको तो ये नहीं पता कि बाहर कीमत क्या है 140, जिसने घर में दूध वाला लगवाया हुआ है। वो रिटेलर है। देखिए, मैं आपको रिटेलर की बात हो रही है। हाँ जी। जब रिटेलर को दूध फार्मर महंगा फराम करेगा तो वो आपको सस्ता कैसे देगा? और इंतज़ामिया अगर
इक़दामात करेगी, गिरफ्तारी करेगी, रिटेलर की करेगी, उन्हें तंग करेगी, उनकी तजलील करेगी तो गलत करेगी। कीमतों में इजाफा करता है आपका मिडल मैन, आपका डेयरी फार्मर। आप अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ करें, आप गिरफ्तारी करें मेरी करें। आप हमें कहें मैं आपको गिरफ्तार करना, हम इज्तिमाई गिरफ्तारी देते हैं। देखें जी, बातें दो हैं, या तो कायल कर दो या कायल हो जाओ। ठीक है। कमिश्नर कराची ने पिछले 4 साल से दूध के रेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? आप बताएं। डॉलर महंगी तरीन तारीख की परवाज कर रहा है, रुपए की वैल्यू हद से ज़्यादा गिर गई, इन्फ्लेशन रेट हद से ज़्यादा बढ़ गया, उसके बावजूद नोटिफिकेशन का ना होना यकीनन बहुत बड़ी खराबी की निशानदेही करता है। अच्छा। और यकीनन ये बात करप्शन की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं करप्शन है और हमारे पास पैसे नहीं है इन्हें नोटिफिकेशन के लिए देने के लिए। और यकीनन देखें, इदारे मौजूद हैं, ऊपर की सतह तक नैब है, दीगर एजेंसीज हैं, उन सबको इस पर देखना चाहिए कि आखिर को नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा। गरीब फार्मर को पीसने की तैयारी क्यों की जा रही है, उनकी तजलील क्यों की जा रही है, उन्हें गिरबानों से पकड़ के मोबाइलों में उठा के क्यों डाला जा रहा है। शाकिर भाई, बीच का रास्ता है क्या? बहुत मुख्तसरन बता दीजिएगा कि अब दरमियान का रास्ता है क्या? क्योंकि जाहिर है आप जानते हैं, आप भी अवाम के साथ ही हैं, अवाम परेशान है दूध की कीमतों से, ना सिर्फ दूध बल्कि हर चीज़ की कीमतों की बढ़ती महंगाई से। दूसरी जानिब आपके तहफ़्फ़ुज़ात बजा हैं, अपनी जगह हैं। दरमियान का रास्ता क्या इख्तियार किया जा सकता है मिल बांट कर? दरमियान का एक ही रास्ता है जी, कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए, तमाम इदारे मिल के बैठें, स्टेक होल्डर्स के साथ उन्हें एतमाद में लें और दूध की कीमतों को, गोश्त की कीमतों को, मुर्गी की कीमतों को, अंडे की कीमतों को रोकने के लिए एक बेहतरीन मजबूत प्लानिंग करके बैठे। यानी जब तक प्लानिंग नहीं होगी ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा और कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। और मैं ये भी कहूँगा एक बात कि जी, अगर आप ये समझते हैं हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत है, देखें तो पिछला नोटिफिकेशन हुआ था 2018 में, उस वक्त से लेके अब तक का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके मुताबिक इजाफा कर दें। अच्छा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो इनपुट आज़ाद आउटपुट को भी छोड़ दें, कंट्रोल ना करें, डीकैप कर दें कीमतों को, ताकि जो अच्छा पिए वो अच्छी कीमत अदा करे, जिसे जाली पीना वो जाली की कीमत अदा करे। सही है, ठीक है, यानी जाली भी है। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया शाकिर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा फराज, आप कभी रिक्शे में बैठे हैं? बहुत बार। और इर्द गिर्द के शीशे आपने नोट किए कि क्यों लगे? मेरे ख्याल में तो शायद आगे पीछे जो ट्रैफिक देखने के लिए। बिल्कुल। तो रिक्शा एक अवामी सवारी है और इस पर हम देखते हैं कि शीशों की भरमार होती है, आगे भी 1, 2, 3 लगे हुए होते हैं और बाहर की साइड पे भी, ताकि अच्छी तरह से देख सकें कि ट्रैफिक का जो है रुख क्या है, या आपके करीब जो ट्रैफिक आ रही है, बिल्कुल ये पता चल सके। या फिर इनका कोई और मकसद भी हो सकता है। मोहम्मद अली रजा इस राज से आज पर्दा उठाएंगे, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमतौर पर एक रिक्शे में कई शीशे होते हैं, लेकिन ये शीशे ऐसे हैं जिन पर खवातीन को अक्सर एतराज रहता है कि ये रिक्शा ड्राइवर इनसे घूरने का काम लेते हैं। इस दावे में कितनी हकीकत और कितना इल्जाम है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रिक्शा, जिसमें ड्राइवर सवारी के अंदर और बाहर कई शीशों की मदद से एक एक चप्पे पर नजर जमा कर बैठता है, लेकिन क्या इसकी नजर सामने ट्रैफिक पर भी होती है? इस सवाल पर खवातीन सख्त जवाब देती हुई मिलती हैं। किसी लड़की को देख ले तो बस घूरते रहते हैं रिक्शे में बैठ के, बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है जूता उठा के मारे इंसान उसके मुंह पे। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, कभी तो बंदा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी गुस्सा आ जाता है जब लगातार देखते रहते हैं। दरबार जा रहे हैं, दरबार ला रही है। ज्यादातर ड्राइवर हजरात खवातीन के इन इल्जामात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन इतने शीशे दाल को खुद ही काला कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, उनको एहतियातन देखना पड़ता है पीछे। चौक चौराहों में खड़े ट्रैफिक वार्डन्स भी रिक्शे के अंदर लगे शीशों को गैर जरूरी करार देते हैं। अगर बाहर वाली साइड पे मिरर नहीं होंगे तो वो फिर अंदर वाली साइड से बाहर ट्रैफिक भी देखेंगे और अंदर की सवारी को भी देखेंगे। ये बात वाकई ठीक है सवारी की। रिक्शे के शीशे देखने के और दिखाने के और, इतने शीशे लगने के बावजूद भी रिक्शा ड्राइवर्स की गैर मोहताज ड्राइविंग इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इन शीशों की गैर निसाबी सरगर्मियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर।
रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ पर ये बात मेंशन करना बेहद ज़रूरी है कि पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। अगर कुछ रिक्शे वाले इस तरह से ख़वातीन को हरास करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी रिक्शे में बैठे आपको इसी तरह का मामला नज़र आए। और एक ऐसा मामला है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। क्या मेंटेलिटी का इशू है या मसला क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन मारवी अवान साहिबा ने। मारवी, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये हम इसलिए भी मेंशन करें और ये ज़रूरी है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हमारे मुआशरे में जहाँ अच्छे लोग हैं वहीं पर बुरे लोग भी होते हैं। तो जब हम बात करें एक ऐसी सवारी की जिसको एक अवामी सवारी कहा जाता है, उस सवारी में शीशे लगे हुए हैं एहतियात के लिए कि पता चले कि ट्रैफिक की रवानी कैसी है, लेकिन उस एहतियात बरतने के बजाय उन शीशों का गलत इस्तेमाल करना, इन तमाम तर चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? मेंटेलिटी का इशू है या लोगों की आदत ही ऐसी है? जैसे एक खातून इसमें कह रही थी कि जी कभी कभी तो हम इतना ज़िच हो जाते हैं, इतना मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है कि हमें बाकायदा उस बंदे को कहना पड़ता है कि प्लीज़ आप सामने देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बेहद शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने अहम टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि ख़वातीन इस तरह जो मसाइल से रोज़ की बिना पर गुजर रही हैं, इस पर बहुत ही कम बात की जाती है। जब हम रिक्शा की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हमारे मुआशरे में ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका पाया जाता है जिनकी रोज़मर्रा की सवारी रिक्शा ही है। और ये जब हमारी बच्चियां भी बात भी कर रही थी तो बता रही हैं कि दिल चाह रहा है कि जूता उठा के मारते हैं, यानी वो अपने आप को बेबस भी महसूस कर रही हैं। क्योंकि इस तरह के भी केसेस वुमेन प्रोटेक्शन सेल में भी हमारे पास रिसीव हुए हैं, जहाँ पे बच्चियां कहती हैं कि अगर हम उनसे कहते हैं कि आप इस तरह में मत घूरें तो वो कहते हैं इधर ही उतर जाएं। तो इतनी ढिठाई है और इस बात को माना भी नहीं जा रहा है। तो ये एक इस तरह का मैं साइलेंट टॉर्चर इसको कहूँगी। इस तरह बच्चियों को घूरना, शीशों से उनको अनकंफर्टेबल फील करवाना। ख़वातीन बल्कि सिर्फ बच्चियां नहीं, औरतें भी कंप्लेन कर रही होती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम कभी रिक्शे में नहीं बैठे, हमने खुद रिक्शे का सफ़र किया है। बिल्कुल हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये मसला अपनी जगह पर है और रोज़मर्रा की बिना पर एक नहीं तो दूसरा नहीं तो कोई ना कोई तीसरा रिक्शे वाला इस तरह की हरकत कर रहा है। हम ये सवाल करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ये बेसिकली मेंटालिटी से ही ताल्लुक रखता है। वो जो हम देख रहे होते हैं ना कि जो हरासा किया जाता है, घूर के देखना भी कानूनी तौर पे गलत करार दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया गया है। लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है रिक्शा ड्राइवरों को। यहाँ पर एक प्रॉपर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई मसला हो रहा है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जब ये इस तरह घूरना, फिर अगर वो बच्ची कोई रेगुलर कस्टमर बन रही है, रिक्शा वालों को पता है यहाँ से हमें उस बच्ची को उठाना है, उसके बाद आगे उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई इस तरह का मैटर नहीं है कि हम आज इस पे बात करें और इस पे कोई इक़दाम ना हो। ये जो अनप्रोटेक्टेड हमारी बच्चियाँ हो रही हैं, उसमें इस तरह देखना, घूरना, नजर में रखना, अनकंफर्टेबल करना, हरासा करना और उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर टच करना और बिल्कुल खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे की तरफ ये चीज़ ले जाती है। अच्छा मारवी, एक चीज़ बड़ी, जैसे आपने कहा ना कि फिर कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं कि अच्छा वो देख लेते हैं कि एक बच्ची कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से या अपनी जॉब पे से 5-6 बजे 4 बजे फ्री होती है तो वो जाके खड़े हो जाते हैं और जनाब आप बैठ रहे हैं रिक्शे में, या एक रूटीन सी बन जाती है। कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा कह देते हैं कि अच्छा बाजी आप रोज़ाना यहाँ से गुजरें, अपना नंबर दे दें ताकि आपको कोई मसला ना और हम डेली आपको यहाँ से पिक कर लिया करें। ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसमें हमारी ख़वातीन को ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ये चीज़ नोट करिए कि रोज़ाना एक ही शख्स उस जगह पर आपको मिल रहा है, आप सवारी बदल लें। आप अगर भाग रही हैं कि कोई आपको गलत नज़र से देख रहा है, आप फ़ौरन वहीं रिक्शा रुकवा लें। बिल्कुल। जो तबका ड्राइविंग कर रहा है रिक्शा की, हम उसकी भी नीड को समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं वो उसका रोजगार है। लेकिन यहाँ पर बात ये की जा रही है कि आप अपना रोजगार ईमानदारी से करें। अगर आपके किसी भी अमल से अगर बच्चियाँ, ख़वातीन, दूसरों की बेटियाँ, अगर वो क्योंकि रिक्शा में बैठना ही इज नॉट दैट आइडियल फॉर आवर वुमेन इन दिस सोसाइटी।
क्योंकि वो इतनी नजरें पहले ही देख रही होती हैं, बाइक वाले अलग से पीछा कर रहे होते हैं और जो है अक्सर पर्स वगैरह भी छीनने की शिकायत सामने आई है, तो वो उनसे निपटे या जो ड्राइवर चला रहा है उनकी नजरों से भी बैठ के निपटे। तो बहुत ही ज्यादा ख्याल भी करने की जरूरत है और इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत है। अच्छा मारवी, ये बताइएगा, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मारवी, हैरेसमेंट के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए, हरेसमेंट के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। अब बहुत चीज़ें होती हैं जो कि रिपोर्ट हो जाती हैं, बहुत ऐसी होती हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती, बर्दाश्त करती हैं, घरों को चली जाती हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई केस सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए उस पर एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन हर केस सोशल मीडिया पर नहीं आ पाता है। ऐसे में जो कवानीन मौजूद हैं हैरेसमेंट के हवाले से, आप क्या समझती हैं, इन कवानीन को संजीदा नहीं लिया जाता? कोई खातून अपने ऊपर हैरेसमेंट का इस तरह का कोई केस लेकर अगर मुतालिका इदारों के पास जाती है तो उस अंदाज में उसको सीरियस संजीदा नहीं लिया जाता जितना लेना चाहिए उसको। हाँ, अब इस तरह से है कि जो डिजिटल हैरेसमेंट होती है या कोई हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रही है तो वहाँ तो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है कल्प्रिट, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट हैरेसमेंट होती है, चाहे वो रिक्शा में हो, चाहे वो बस में हो, वो वैन में भी खवातीन के साथ हो रही होती है, कंडक्टर कर रहे होते हैं, मुसाफिर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चियाँ हमारे पास आती हैं वो आइडेंटिफाई बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं कि गाड़ी कौन सी थी, उसका नंबर क्या था। वो इतनी घबराई हुई होती हैं, वो नोट नहीं करती, वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाती, वो एविडेंसेस लेकर नहीं आती हैं। अच्छी सूरत में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कार्रवाई करना, पुलिस का कल्प्रिट को ढूंढना। तो यहाँ पर हम बच्चियों को भी ट्रेन करते हैं और उनको ये बताते हैं कि इस तरह की जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है तो आपने अपने मोबाइल फोन के जरिए एविडेंसेस भी आप कलेक्ट कर सकती हो। आपने सबसे ये जरूरी है कि उस सवारी का नंबर नोट करना है, क्योंकि अगर आपने नंबर नोट कर लिया तो फिर ड्राइवर का पता लगाना मुश्किल नहीं है। तो कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पे जो अमल दरामद होना है वो हमने अवाम ने भी मिलके कराना है। बिल्कुल, वही मैंने आपसे इससे पहले कहा ना कि हमारी खवातीन का अपना किरदार बहुत ज़्यादा अहम है इसमें। अच्छा मारवी, मुझे ये बताएं कि जैसे कोई भी खातून, जैसे मैं हूँ, मैं एक रिक्शे में सफ़र कर रही हूँ और मैंने जिस जगह का रिक्शे वाले को बताया कि मुझे इस जगह पर जाना है, मेरी मंजिल ये है, और वो मुझे ये कहता है कि बाजी मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, गलियों में से निकाल रहा है, सुनसान जगहों से निकाल रहा है, मैं पूछ लेती हूँ कि भैया आप यहाँ से क्यों निकाल रहे हो, वो कहता है जी कि ये शॉर्टकट है। इस तरह की सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी अगर हमारी बहन, हमारी माँ इस तरह की मुश्किल से दो चार हो जाए, खुदा ना खास्ता, और उसको समझ ना हो कि उसको पहला स्टेप लेना क्या है, बतौर समाजी कारकुन आप क्या कहती हैं कि उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? अच्छा, हम यहाँ पर बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं सेल्फ डिफेंस की। अब यहाँ सेल्फ डिफेंस के अंदर एक तो आपका ऑब्वियसली फिजिकली आप कर रहे हो अपना सेल्फ डिफेंस, और एक आपका मेंटल होता है, यानी आपको यहाँ से अलर्ट रहना है, क्योंकि अक्सर जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं वो बताते भी नहीं है कि वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं। तो यहाँ हमारी बच्चियों को, जो मुसाफिर बच्चियाँ हैं, उनको नंबर 1 तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उनको खुद ये देखना है कि कौन से रास्तों से उनको लेकर जाया जा रहा है। दूसरा, हम बच्चियों से ये कहते हैं कि अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ कोई शार्प चीज़ ज़रूर रखें। उसमें पेपर स्प्रे भी आ जाता है, उसमें जो है शार्प चीज़ों के अंदर आप नाइफ वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब जो दौर हमें नज़र आ रहा है, बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस बच्चियों के साथ हो। बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि जी अब ये जो टर्न्स आ रहे हैं, अब हमने शोर मचाना है, हमने शाउट करना है, क्योंकि अक्सर बच्चियों, हमने ये भी वाकयात सामने आए, वो जंप कर लेती हैं अपने आप को बचाने के लिए रक्षा से, उनको चोट लग जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मारवी, इसमें ऐड कीजिएगा, मेरे इसी जवाब में मेरा सवाल ऐड कीजिएगा कि वो बच्चियां जो कि डेली बेस पर इस तरह की चीज़ों को फेस करती हैं, आप उनको बताइए कि अगर आप इस तरह के मामलात पर शाउट करते हैं तो जहां अवाम में बुरे लोग हैं वहां पर बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो फौरी तौर पर लोग जमा होंगे, और जो आदमी इस तरह की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है वो एक डरपोक इंसान है, जैसे ही ऐसा कोई मामला होगा वो फौरी तौर पर वहां से भाग निकलेगा। बहुत ज़रूरी है ये। मैं आपको बिल्कुल यही, हमारी जितनी भी देखने वाली बच्चियां हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। रास्तों का पता अक्सर मासूम बच्चियों को नहीं होता है, तो इसलिए ये चीज़ करते हैं। और आप यकीन करें, ऐसे केसेस भी सामने आए कि वो बता रही होती हैं
कि मैम वो देख रहा था रिक्शा वाला, ये देखने की कोशिश कर रहा था टर्न्स लेके कि मुझे पता है या नहीं पता, और जब मुझे पता था मैंने बहस की तो मुझसे बदतमीजी करके मुझे उसी चौराहे पे उतार के चला गया। तो मेरे ख्याल से अगर वो उतार भी देते हैं तो ये भी तो इसमें भी कोई मजाक नहीं है ना, आप एटलीस्ट आपकी जिंदगी एटलीस्ट आप खुद महफूज हैं, कोई नहीं अगर किसी रक्षा वाले ने आपको इस तरह के किसी मोड़ पे उतार दिया। बेहद शुक्रिया मारवी, आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी। हमारी जितनी बहनें हमारी माएँ हमें देख रही हैं, हम हमेशा से बात करते आए हैं कि प्लीज़ अपने आप को महफूज बनाने के लिए हर हद तक जाएं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं इंसानियत की खिदमत के हवाले से। पसमानदा इलाके जहां सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात जो हैं ये मौजूद नहीं हैं, यहाँ वो अफराद मौजूद हैं जो कि मुस्तहिकीन हैं, मदद के तालिब हैं। ऐसे में सहूलियात की फराहमी हो या फिर मुस्तहिकीन की मदद, समाजी इदारे इसमें भरपूर काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक इदारा चला रहे हैं गुलाम अली सेठार साहब, जिनका मिशन ये है कि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, कोई तालीम से महरूम ना रहे। सर छुपाने के लिए छत और भूख से बचने के लिए जो बरवक्त खाना है उनकी दहलीज पर पहुंचे, उन्हें कहीं जाना ना पड़े। यही नहीं बल्कि मुस्तहिकीन बच्चों की शादियां कराना, बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके उनका मुस्तकबिल संवारना, ये सफ़र भी मुसलसल जारी सारी है और आगे बढ़ता जा रहा है। इसी सफ़र के हवाले से कुछ बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें समाजी इदारे के चेयरमैन गुलाम अली सेठार और ऑपरेशनल हेड हैं अवैस इश्तियाक साहब। अस्सलाम वालेकुम दोनों हजरात को, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसे मिजाज हैं? ठीक है। अच्छा गुलाम अली साहब, बहुत ही माशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म का आपका मिशन है, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। आप ना सिर्फ ये कि बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, बल्कि खाने से लेकर तालीम और बच्चों की शादियां कराना, ये बहुत बड़ा मिशन है। किस तरह इसका आगाज़ हुआ, अपने इस मिशन के हवाले से क्या बताना चाहेंगे नाजरीन को? असल में ये मैं बचपन से ये मेरे को शौक़ था कि मैं जो है किसी के काम आ जाऊं, किसी का काम करूं। तो मैं छोटा होता था स्कूल में तो थोड़े से पैसे मिलते थे, वो भी मैं खर्च करता, किसी को कापी लेके दी, किसी को पेंसिल लेके दी, तो इस तरह मेरा शुगल था। तो बड़े होकर भी मेरा यही नज़रिया था कि मैं आया जो है कोई इंसानियत के बड़े पैमाने पे पूरे पाकिस्तान लेवल पे जो है इसको काम करूँगा। तो उसके लिए हमारी ये जो नमूना थी, हमारी वालदा थी, वो भी इसी तरह काम करती थी, तो मैंने उसको इस तरह देख के तो मैंने इस काम को शुरू किया। ठीक, अच्छा अब किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उन इलाकों तक पहुंचते हैं जहां आपकी ज़रूरत है, उन फैमिलीज़ तक, उन लोगों तक किस तरह पहुंचते हैं आप लोग? बस अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पे या वैसे कोई कॉल आती है तो हमारे नुमाइंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें बताते हैं, फिर हम उन तक पहुँच जाते हैं। ठीक, अच्छा वैसे आप ये बताइए कि आप ऑपरेशनल हेड हैं, तमाम तरह ऑपरेशंस की आप मॉनिटरिंग करते हैं। कोरोना के बाद हमने देखा कि बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, वो लोग जो कि मुस्तहिकीन थे उनकी तादाद बढ़ गई। अब जो सिचुएशन है, किस तरह से तमाम तर मामलात को आप मैनेज करते हैं, ये जो ऑपरेशंस हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से आप इनको ऑपरेट कर रहे होते हैं? देखें, सबसे पहले तो अगर देखा जाए रोज़गार के मौके जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कम हो चुके हैं। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम गरीब जो गुरबा लोग हैं जिनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें, किसी जगह पर पॉइंट पर पहुंच सकें, तो हम ये कर रहे हैं कि उन्हें छोटे छोटे पैमाने पर, जैसे कि आप उन्हें सब्ज़ी का रेड़ी, फ्रूट की रेड़ी, या हम फिर उनको ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आजकल रिक्शास वगैरह आए हुए, CNG रिक्शा, वक्ती तौर पर उनकी मदद करने के बजाय आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई छोटा सा सेटअप चला कर दे दें ताकि वो फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। बिल्कुल, हमारा फ़िलहाल जो कोरोना के बाद का जो हमारा ये वाला जो मिशन है उसमें हम ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है, हमारा जो मेजर काम है वो हमारा ये काम है कि हम थर पार्कर के अंदर हमारी ये कोशिश है कि पानी का जो मसला है वो हल हो जाए, जिसके अंदर हम सोलर समरसेबल पंप भी लगा कर देते हैं कुछ जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा गुलाम अली साहब, आप ये बताइएगा कि जैसा कि आपने मुझे अभी बताया कि बहुत सारे लोग आपसे रब्ता करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोग हैं जो कि आपसे रब्ता करते हैं, और ख़ास तौर पर कोरोना के बाद ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ चुकी होगी, तो स्क्रूटनी कैसे की जाती है, किस तरह से मुंतखब किए जाते हैं वो लोग या वो ख़ानदान जिनकी आपने मदद करनी है, आप इस सिलसिले को किस तरह से रन कर रहे हैं? इनको तो हम वैसे उनकी टीम भेजते हैं, उनको देखते हैं कि आया ये मुस्तहक है या नहीं है, इस चीज़ के लायक करते हैं पूरा। जी, उसके बाद जो है फिर हम उनसे ताउन करते हैं। हाँ, पहले हम देखते हैं कि आया, वैसे तो लोग इतने हैं कि
इतने फ़ोन आते हैं, इतने व्हाट्सएप पे, वैसे भी हर एक आज तो आपको पता है सबको ज़रूरत है कि हमें भी कुछ मिल जाए, हमें भी मिल जाए, लेकिन हम वहाँ तक जाते हैं जिसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। हम ज़्यादा जो मस्कीन लोग हैं, जो बेपोच लोग हैं, हम वहाँ तक जाते हैं, उन तक पहुँचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यकीनन जब इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उसको आप अंजाम दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। यकीनन बहुत महंगे काम होते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना, इसके अलावा जो भी इमदाद है। तो ये फ़ंडिंग किस तरह से जमा की जाती है? आप अपनी ओन से क्या कुछ करते हैं? फिर क्या आप दीगर इदारों के पास जाते हैं फ़ंडिंग के हवाले से? लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर जो है हम खुद अपने तरफ से करते हैं। ठीक। लेकिन वो कुछ जो हजरात हैं हम उनको अपील वगैरह करते हैं, पैगाम देते हैं कि भाई हमारे साथ हसवा के साथ ताउन करो ताकि ये जो गरीब लोग हैं इनकी जो है मदद की जाए। तो कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जो है काफ़ी मदद भी करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। बहरहाल हम तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। यानी ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, वैसे शॉर्टली ज़रा मुझे बताइए, आपने अंदरूनी सिंध का विज़िट किया, वहाँ पर ग्राउंड पर हालात आपने कैसे देखे? लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी, उनका जो मयार ज़िंदगी है, कैसा देखा आपने? देखें, अगर हम मयार ज़िंदगी की बात करते हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल है देहात की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। स्पेसिफिकली तालीम और सेहत के हवाले से बताएं मुझे। देखें, सेहत के हवाले से और तालीम के तालीम जो है, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैं वो आपको बताऊंगा कि देखें तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो जो मैंने थर पारकर में देखा वो ये था कि मेरा एक विज़िट था, हम एक गाँव में इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से गए थे और फिर वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी जो थी वो मट्टी उड़ रही थी हमारी गाड़ी की वजह से। पीछे बाइक पे जो है वो दो बच्चे बैठे हुए थे, वो आ रहे थे। ठीक। अब अंदर गाड़ी में हाजी साहब के साथ उनके उस्ताद बैठे थे। उन बच्चों को पता था कि हमारे उस्ताद इस गाड़ी में बैठे हैं, उन उस्ताद को नहीं पता था कि मेरे स्टूडेंट पीछे आ रहे हैं। अच्छा। मैंने उनसे कहा बेटा कि मैं केबिन में बैठा था, ज़रा उसे एंजॉय कर रहा था वेदर को। मैंने उनसे कहा कि बेटा आप साइड से क्रॉस कर जाएं, मट्टी आपके ऊपर पड़ रही है। तो उन्होंने कहा हम आगे नहीं जा सकते, गाड़ी में हमारे उस्ताद बैठे हैं। वाह वाह वाह, बड़ी खूबसूरत। तो आप ये देखें कि तालीम और तरबियत अगर हम थोड़ा सा फोकस उन बच्चों के ऊपर और दे दें तो आपको वो हीरे बन सकते हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि आपका ये मिशन बहुत आगे जाए और आप इसमें कामयाब हों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम एक ब्रेक की जानिब जा, इसके बाद कुछ मजीद स्टोरीज होंगी। कीप वॉचिंग नयादन। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि दरियाए जेहलम के किनारे पर 6 माह से एक प्रोफेसर तकरीबन रोज आ रहे हैं। हम कहते हैं कि कहीं पर आप किसी की हरकत को रोजाना देखें तो प्लीज जरा नोट करें कि कहीं मशकूक तो नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि पिछले 6 माह से प्रोफेसर साहब रोज आ रहे हैं? और ये वजह बहुत ही संजीदा है। वजह आपको बताते हैं अरशद खान से जानकर। अरशद, बताइए ये क्या मामला है? छंग कोट शाकिर के करीब दरियाए जेहलम में 5 नौजवान डूब गए हैं, 4 को बेहोशी की हालत में निकाला गया। बच्चे की तलाश के लिए दरियाए जेहलम के किनारे पर चीखते चिल्लाते प्रोफेसर मोहम्मद बशारत की जिंदगी में गम ने अब तक घर किया हुआ है। ये वो मकाम है जहां आज से 6 माह पहले एक नौजवान हलाक हुआ। रेस्क्यू ने 3 को बचाने का दावा किया, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हुआ था? झंग के प्रोफेसर मोहम्मद बशारत की जिंदगी 17 मई के बाद से थम गई है। नामालूम वजूहात पर छोटे बच्चे की मौत का दुख क्या कम था कि दूसरा बेटा भी इन लहरों में लापता हो गया। 17 मई को इसी जगह पे मेरे बेटे तौकीर अब्बास को खालाजाद लाए और उसको डबोकर शहीद कर दिया। रेस्क्यू ने यह दावा किया कि हमने 3 को निकाला, जबकि वो खुद पैराक थे, खुद निकल गए और वो डबोने के लिए लाए थे। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर फैमिली समेत महीनों तक खैमा लगाए बैठे रहे, पल पल बच्चे के लिए दुआ करते रहे। 4 माह से खैमा लगा के बैठा हूँ। मेरा अकलौता जवान साल बेटा जो BS उर्दू के फाइनल का था और जो प्रोफेसर बनना चाहता था वो नहीं मिल रहा। कोई तो मुझे बताए मेरा बेटा जिंदा है। रेस्क्यू वालों ने तौकीर की तलाश ये कहकर बंद कर दी कि अब मजीद ढूंढना
मुमकिन नहीं। हमारे लिए भी एक अजीब केस था ये, इसके लिए हमने बल्कि उनकी भी जो नेवी वाले हैं उनकी भी हेल्प ली, लेकिन जो हमारी खुद रेस्क्यू की हमारे इसमें जितनी आज तक हमने एमरजेंसीज डील की हैं, ये फर्स्ट ऐसा केस है जिसमें हमें बॉडी जो है फाउंड नहीं हो सकी। मुझे तफ्तीशी ने कहा कि मैं अभी 8 दिन के अंदर अंदर आपको इनसे बेटा बरामद करके देता हूं, तो आप काइंडली शहर तशरीफ लाएं। तो मैं उनके कहने पे शहर चला गया, लेकिन तफ्तीशी भी उनके साथ साथबाज हो गए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। प्रोफेसर के शक पर पुलिस ने तौकीर के 3 रिश्तेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जो सही सलामत दरिया से निकलकर किनारे तक आ गए थे। मुमकिन है कि ये इनकी बदनीति की वजह से वो उसके साथ सानिया हो गया हो या इन्होंने जानबूझ के किया हो, तो इसके लिए हमने उनका पॉलीग्राफ करवाया, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद उसकी रोशनी में फिर हम उसको यकसू करेंगे इंशाल्लाह। तौकीर की लाश मिली, ना ही जिंदगी की खबर आई। अहले खाना शदीद परेशान हैं। क्या बताएं अपने भाई के बारे में? माँ ने कहा और हमारे भाई को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है, जिंदा है, कहाँ गया है। हर रोज हम लोग मरते हैं इसी तड़प तड़प के, उसकी याद में हमें जिंदा सलामत विराह मिला दे। कोई तो हमारी मदद करे। अब तो ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में इंसाफ है ही नहीं, कोई भी इंसाफ करने वाला नहीं है। हम थक चुके हैं ढूंढ ढूंढ के। कहता था आ जाओ मेरे पास, मैं कहती तुम मेरे पास आ जाओ, मम्मी के पास, मम्मी बहुत रोती है। पुलिस अब तक इस केस का इब्तिदाई चालान भी जमा नहीं करा सकी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तौकीर का कत्ल हुआ, अगवा है या किसी साजिश की भेंट चढ़ गया। तो गुज़श्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से ये बाप सिर्फ इंसाफ की तलाश में और अपने बेटे की खबर की तलाश में यहाँ पर हमें मौजूद नज़र आते हैं। लाइन की मुश्किलात आसान करें। आगे बढ़ते प्रोग्राम में एक और ख़बर शामिल करेंगे। जहाज़ उड़ाने वाले हमने बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिन नौजवानों से करवा रहे हैं उनके लिए जहाज़ उड़ाना नहीं बल्कि जहाज़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद सत्याना रोड में मौजूद ग्राउंड की, जिसे नौजवानों ने फ्लाइंग क्लब बना रखा है। नौजवानों ने कौन कौन से जहाज़ बनाए हैं और वो किस ऊंचाई तक परवाज़ करते हैं, किस तरह से करते हैं, तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइए हमें। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, बिल्कुल ये सच कर दिखाया है यहाँ पर अकबाल के कुछ शाहीनों ने। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सत्याना रोड के एक नवाही इलाके जो कि गड्डियाँ के नाम से मशहूर है, मगर ये गड्डियाँ का इलाका के अंदर यहाँ पर जहाज़ों की परवाज़ें देखने में आ रही हैं और एक से बढ़कर एक जहाज़ यहाँ पर तैयार किया। और ये फैसलाबाद के वो शाहीन जो मुख्तलिफ़ कारोबारों के साथ, मुख्तलिफ़ नौकरियों के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ से अपना काम काज छोड़ कर बाकायदा एक दिन उन्होंने प्लान किया होता है और उस दिन पर यहाँ पर आकर बाकायदा इस गड्डियाँ के इस ग्राउंड को यहाँ पर फ्लाइंग क्लब बना दिया जाता है। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं। जी तारक साहब, बताइएगा ज़रा अपने प्लेन की खसूसियत बताएं, थोड़ा सा अपने हवाले से बताएं, इस क्लब के हवाले से बताएं कि क्या क्या खासियत है जिस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे सर यहाँ पे आपने ख़ुद भी थोड़ा सा बताया कि ये सारे लोग हॉबीस्ट लोग हैं और सारे मुताल्लिक़ हैं आरसी फ्लाइंग की हॉबी से, रेडियो कंट्रोल्ड फ्लाइंग। एक्चुअली ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज़ के मॉडल्स हैं और रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल्स हैं, यानी हम इनको मुख्तलिफ़ टाइप के रेडियोज़ हैं हमारे पास जिनके साथ हम कंट्रोल करते हैं और उड़ाते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपको हमारे साथी दोस्त भाई यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे इन एरो मॉडलिंग यानी इनको कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, बनाते भी हैं और उड़ाते भी हैं, ये इन सब का शौक़ है। और आप यहाँ पे जो प्लेन देख रहे हैं उसमें आपको मेजर 2 कैटेगरीज़ के प्लेन नज़र आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक नज़र आ रहे हैं, कुछ नाइट्रो नज़र आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक प्लेन है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ इनको डिज़ाइन किया गया है। और जो नाइट्रो प्लेन है उनके अंदर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ किए गए हैं और उन पर इनको इंजन हैं। जो सामान है ये कहीं से इम्पोर्ट करते हैं या यहाँ पर आप लोग खुद से सारा बनाते हैं, उसके हवाले से क्या कहते हैं? इसमें जो तो फ्रेम है, फ्रेम तो सारे लोकली बनाए जाते हैं और लोकली अवेलेबल मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो इंजन्स हैं और रेडियोज़ हैं ये मोस्टली इंपोर्टेड हैं और ये इसी काम के लिए यानी हॉबी रेडियोज़ और हॉबी इंजन्स इनको कहा जाता है। और ये सिंगापुर से और चाइना वगैरह से जो है वो इंपोर्ट होते हैं, हमारे पास आते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के पर वो एज़ पर रिक्वायरमेंट उनको बाय किया जाता है और अपने मॉडल्स में यूज़ किया जाता है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आप सब दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठे? पायनियर्स थे, लाइक
पहले देखा जाता था किसी एक के दुके पार्क में कोई एक बंदा फ्लाई कर रहा होता था, आज इस ग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आप दोस्त इकट्ठे हुए हैं। किस तरह से आइडिया इकट्ठे हुए, तमाम लोग एक यूनिट बन के यहाँ पर फ्लाइंग कर रहे हैं, ये कहाँ से काम स्टार्ट हुआ? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली ऐसा था कि पहले मैं और नोरेज़ थे इस फील्ड में, ठीक है। ये माशाल्लाह जैसे तारिक साहब आपके पास खड़े, ये माशाल्लाह बहुत पुराने हॉबीइस्ट हैं, ठीक है। तो उनके बाद मतलब ये अलग से कर रहे थे, हमें नहीं पता था, इनको हमारा नहीं पता था, ठीक है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मैं और नोरेज़ जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जैन भाई आए हैं, हसीब भाई आए हैं, इरफान भाई आए हैं, मतलब वो चेन से चेन ना, वो कड़ी से कड़ी मिलती गई आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसी मिली है कि अब आपके सामने है सारा। ये मैं ये कहता हूँ हमारा ये ग्रुप नहीं है, ये फूलों का बहुत ही प्यारा सा गुलदस्ता है। आप लोगों ने अपने अपने कुछ जेट्स पकड़े हुए हैं, इनकी क्या खासियतें हैं? ये सब कौन से हैं? इलेक्ट्रिक हैं ये, और इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं? ये इलेक्ट्रिक प्लेन्स हैं, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड है, इनके अंदर मोटर्स लगी हैं, ये लगी हुई है बैटरी इसके अंदर, ठीक है। ये मोटर है और ये प्रोपेलर है, और साथ में सिर्फ 2 सर्वोस मोटर हैं। ये बेसिकली कितनी इसकी ये बताएं, इसकी क्वालिटी ये बताएं, कितनी हाइट तक ये फ्लाई कर सकता है, कितनी देर तक ये हवा में रह सकता है, इसकी स्पीड कुछ इसकी कुछ उस वाले से बताएं, इसकी स्पेक्स बताएं। हाइट ये तकरीबन 500 मीटर गेन कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका फ़्लाइट टाइम है, फ़्लाइट ड्यूरेशन है, वो अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता है बैटरी पे, बैटरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। बाज़ का 5 मिनट है, जो फास्ट फ्लाई करते हैं 100C की बैटरी है, उनके अंदर अगर कम एम्पेयर की बैटरी डालें तो 5 मिनट, अगर हम ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी तो हम कह लो 3S के 2200 mAh की बैटरी डालते हैं तो 12 मिनट तक। थोड़ा सा इनको दिखाते भी हैं आप लोग, अगर हो सके तो हमें कुछ दिखाएं प्लेन अपने फ्लाई करके, कि इसी ग्राउंड में ये लोग मौजूद हैं। चलें जी, देखते हैं प्लेन फ्लाई करें जी, देखते हैं जी। 1 2 3 गो जी। बिल्कुल देखें, बहुत ही खूबसूरत प्लेन है, और इनकी स्पीड से देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मेहनत के साथ इनको डिज़ाइन किया गया है। और हवा के अंदर जिस तरीके से ये कलाबाजियाँ लगाते हैं, बिल्कुल देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद के अंदर ना सिर्फ देहात के लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं, बल्कि कुछ बच्चे दूर दराज के इलाके से यहाँ पर देखने के लिए भी आए हुए हैं। उन बच्चों से भी कुछ थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। फैसलाबाद की हम लोग, और हम लोग यहाँ पे ये प्लेन्स वगैरह देखने आए हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हम लोगों को। आपको कौन कौन सा प्लेन अच्छा लगता है यहाँ पे? ये जो इनका ये है एक बड़ा वाला, वो जो येलो कलर का प्लेन है वो वाला, और वो जो पाकिस्तान वाला है, 2 है। कुछ और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, और इन्होंने बाकायदा कुछ प्लेन पकड़े भी हुए हैं। बहुत दूर से हम आए हैं इन प्लेन को देखने के लिए। हमारे चाचू हैं, फ्रांस चाचू, उन्होंने बाबा को कॉल की थी, फिर हम सारे यहाँ पे आ गए। बाबा ने हमें कहा था कि हम आपको सरप्राइज़ देते हैं कि हमने एक जगह जाना है। फिर हम यहाँ पे आए तो इतने ज़्यादा प्लेन्स यहाँ पे थे। तो मज़ा आ रहा है देख के ये सब चीज़ों को यहाँ पे? हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और अब आप लोगों को भी चाहिए होंगे, बाबा को बोलना है कि हमें भी चाहिए। हाँ जी, मुझे चाहिए, बट मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे तो बाबा देंगे ना। हाँ जी, क्या कहते हैं इस वाले से? बच्चे आए हुए हैं साथ, प्लेन पसंद आ गए, अब तो लेके भी देने पड़ेंगे। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर इनको लेके देंगे। बच्चों को हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए बच्चों की, तो इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह बच्चों को मैं लेके कह रहे हैं आज की आउटिंग के वाले? बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने बंदोबस्त किया हुआ है, और बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों ने ये सारा अपनी गैदरिंग और अपना गुलदस्ता, जिसे कि दूसरे भाई ने बोला, बनाया है। मेरे पीछे भी शायद आप आवाज़ें सुन रहे होंगे कि एक के बाद एक प्लेन जो है यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, और भरपूर तरीके से फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और भरपूर तरीके से उनको भी इंजॉय करवाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, यानी थोड़ा सा महंगा सही, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये शौक है जो कि हमने आज देखा और आपने दिखाया हमें। बहुत शुक्रिया आपका दिखाने के लिए। और इसी के साथ प्रोग्राम से मुझे और नया दिन की पूरी टीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।